चौथे टेस्ट के चौथे दिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जिसको देखकर हमको विराट कोहली की कप्तानी की याद आ गई। क्या हमारी बॉलिंग इतनी खराब हो चुकी है कि हम इंग्लैंड के 10वें नंबर के बल्लेबाज से भी 47 स्कोर खा जाते हैं? 0 से 2 पर 174 पर 2 जो हमने फाइट बैक किया है, क्या शुभमन गिल और केएल राहुल इस फाइट बैक को कंटिन्यू रख पाएंगे? क्या टीम इंडिया ये मैच ड्रॉ करवा पाएगा? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं कि चौथे टेस्ट के चौथे दिन हमको विराट कोहली की कप्तानी क्यों याद आई। चौथे टेस्ट के चौथे दिन बहुत कुछ देखने को मिला, काफी ऐसे रिकॉर्ड सामने आए जिससे हमको ये एहसास हुआ कि विराट कोहली टेस्ट में कितने शानदार कप्तान थे और उनकी कमी इस मैच में हमको फील हुई। इस मैच में देखने को मिला कि 10 साल बाद टीम इंडिया ने 500 से ऊपर का टेस्ट में स्कोर खाया है। मतलब पिछले 10 साल में हमने किसी भी टीम को 500 स्कोर बनाने ही नहीं दिया है। 11 साल के बाद हमने 600 से ऊपर का स्कोर खाया है। 11 साल के बाद ही हमारी टीम के 4 बॉलर ने 100 से ऊपर रन दिए हैं और 42 साल के बाद हमारे 2 बल्लेबाज 0 रन पर आउट हुए हैं। मतलब ये 10 साल में आप देख सकते हो ना कि हमारी टीम की जो बॉलिंग थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, और ये कैसे हुआ था? विराट कोहली के कारण, कि उनकी कप्तानी के अंदर हमारा पेस ट्रैक इतना स्ट्रांग हो चुका था कि हम किसी भी टीम को 500 स्कोर बनाने ही नहीं देते थे। दिन की शुरुआत होती है 544 पर 7। इंग्लैंड 544 पर 7 खिलाड़ी थे और लग रहा था इंडिया की टीम आते ही इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज आउट कर देगी और 600 से पहले इंग्लैंड की इनिंग्स समेट जाएगी। लेकिन इंग्लैंड 669 स्कोर बना गया, मतलब 70 रन एक्स्ट्रा बना गया। आप इंडिया की बॉलिंग का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि इंग्लैंड का 10 नंबर पर जो बल्लेबाज आता है ब्राइडन कार्स, वो भी 47 स्कोर बना के जाता है और ब्राइडन कार्स और बेन स्टोक के बीच में 95 रन की पार्टनरशिप होती है। ये 10वें विकेट की पार्टनरशिप है। वो तो चलिए मारने के चक्कर में जडेजा की बॉल पर दोनों ही खिलाड़ी आउट होकर चले गए, अदरवाइज अगर वो खेलते रहते, टेस्ट फॉर्म में ही रहते, तो शायद इंडिया उनको ऑल आउट भी ना कर पाता। टीम इंडिया की खराब बॉलिंग फॉर्म का जिम्मेदार मैं कोच और कप्तान को ही मानता हूं, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग को सेटल ही नहीं होने दिया। सीधा इंडिया से एक गेंदबाज अंशुल कंबोज को ये टीम में बुलाते हैं और प्लेइंग 11 में सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एक दिन का खेल देखकर उसको अगले दिन एक भी ओवर नहीं देते हैं। मतलब चौथे दिन इन्होंने एक भी ओवर अंशुल कंबोज से नहीं करवाया है। एक दिन में इनका विश्वास अंशुल कंबोज से हट गया है। आपने अंशुल कंबोज का कॉन्फिडेंस तो तोड़ा ही, अब पता नहीं वो दोबारा टीम इंडिया में वापसी कर पाता या नहीं। ऊपर से आपके साथ जो गेंदबाज बाहर बैठा हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा, जिसमें आपने कहा था कि ये जो 15 खिलाड़ी हमने चुने हैं ये बेस्ट 15 खिलाड़ी हैं, अगर वो बेस्ट हैं तो उस बेस्ट में से आपने क्यों नहीं खिलाया? आप बाहर से किसी को लेकर प्लेइंग 11 में क्यों ऐड कर रहे हो? तो भाई साहब कहीं ना आपकी प्लानिंग में गड़बड़ी है, जिसके कारण हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज आप गेंदबाजी देखोगे, जसप्रीत बुमराह भी बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे, मोहम्मद सिराज भी बल्लेबाजों को तंग कर रहे थे, लेकिन सबको पता ही नहीं है अगले मैच में मैं खेलने वाला हूं, नहीं खेलने वाला हूं। मैं इंग्लैंड आ तो गया हूं, लेकिन पता नहीं मुझे खिलाएंगे या बाहर से फिर किसी को बुला के टीम में ऐड कर लेंगे। बेन स्टोक की तारीफ करनी पड़ेगी। जब वो बॉलिंग करने आते हैं 5 विकेट निकालते हैं, और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो 141 स्कोर बना देते हैं। कल बेन स्टोक 77 पर खेल रहे थे और आज आकर गेंदबाजों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 669 तक पहुंचा दिया, क्योंकि पिछले मैच में रविंद्र जडेजा अकेले एक एंड पर लगे हुए थे, उनके साथ में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह उनका साथ दे रहे थे। और बाद में काफी क्रिकेट एक्सपर्ट ने क्रिटिसिज्म भी किया था रविंद्र जडेजा का कि जब आप इकलौते बल्लेबाज हो आपको रिस्क लेना चाहिए था, बाउंड्रीज की तरफ देखना चाहिए था, लेकिन रविंद्र जडेजा डिफेंसिव मोड में थे और गेंदबाजों को स्ट्राइक देते रहे, जिसके चक्कर में हम वो मैच हार गए। चलिए लास्ट मैच का रिजल्ट जो भी निकला, लेकिन इस मैच में हमारी गेंदबाजी इतनी बेकार रही। बेन स्टोक ने बताया कि भाई साहब किस तरीके से खेला जाता है, अगर मेरे साथ गेंदबाज भी हैं तब भी मैं दम रखता हूं अपनी टीम को उस पोजीशन पे पहुंचाने का जहां से हम मैच हार नहीं सकते। अगर बेन स्टोक की ये इनिंग निकाल दी जाए ना, तब आप कह सकते थे कि ये मैच बराबर पोजीशन पे है। टीम इंडिया अच्छी बल्लेबाजी करता तो उसके पास जीतने का मौका भी होता और मैच ड्रॉ करने का चांसेस भी होता, लेकिन बेन स्टोक की इस बल्लेबाजी ने अब अपनी पोजीशन को वहां पहुंचा दिया है जहां से ये मैच हार नहीं सकते। हां, अगर इंडिया बल्लेबाजी अच्छी कर गया, कोई एक आधा बल्लेबाज 150-200 स्कोर बना गया, तब टीम इंडिया मैच ड्रॉ करवा सकती है। मतलब ड्रॉ करवाना ही इस मैच में अब टीम इंडिया की जीत मानी जाएगी। चलिए किसी तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 669 पर ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद जब इंडिया की बल्लेबाजी आती है तो साफ शुरुआत देखकर ना दिल ही डर गया कि भाई आज ही काम हो जाएगा। मुझे लगता है टीम इंडिया आज ऑल आउट हो जाएगी, आज हमारे हाथ से मैच भी चला जाएगा और आज सीरीज भी निकल जाएगी। 4 बॉलों पर 0 रन बनाकर जायसवाल आउट होकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं साई सुदर्शन, जिन्होंने पहली इनिंग में 61 स्कोर बनाए थे, वो 0 रन पहली ही बॉल पर, ना बॉल को अच्छे से लेफ्ट कर पाए ना खेल पाए, बस इसी असमंजस में बल्ले का एज लगा के स्लिप पर आउट होकर चले गए।
साईं सुदर्शन साहब, अगर आपको बड़ा खिलाड़ी बनना है तो ऐसी कंडीशन में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जब आपकी पहली इनिंग थी, कोई प्रेशर नहीं था, 61 आपने स्कोर बनाया, ठीक है, बल्लेबाज आप अच्छे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन प्रेशर में आप कैसा खेलते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। चलिए 0 पर 2 आउट हो गए। उसके बाद आते हैं कप्तान साहब, जो केएल राहुल के साथ मिलकर धीरे धीरे इनिंग को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। 50 होता है, 75 होता है, 100 होता है, 150 होता है, और दिन खत्म होने तक सबसे अच्छी बात ही यही रही कि हमने 2 विकेट के बाद कोई और विकेट नहीं गंवाया है। एक तरफ 0 पर 2 जो दिल को दहला देगा, दूसरी तरफ 174 पर 2, मतलब अच्छा डिसेंट स्कोर है। बस इसी अंदाज में कप्तान साहब और केएल राहुल कल का पहला सेशन निकाल जाएं। पहले सेशन में कोई विकेट ना दें। अगर ये दोनों बंदे कल का पहला सेशन निकाल गए तो भाई साहब फिर चांसेस पूरे हैं हमारा ये मैच ड्रॉ करने के, क्योंकि टीम इंडिया की लोअर ऑर्डर पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इसी सीरीज में हमने बड़ी बार देखा है कि लोअर ऑर्डर ऐसे कोलैप्स करता है जैसे इनको बैट पकड़ना भी ना आता हो, लेकिन यहां पर हमको कम से कम 250 स्कोर बनाने हैं, 250 स्कोर और बनाने हैं, और इंग्लैंड के पास 100 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए चेस करने के लिए। अगर 100 स्कोर चेस करना है, उनके पास टाइम कम होगा तो शायद मैच ड्रॉ होने के चांसेस बढ़ जाए, लेकिन इंग्लैंड के यहां मैच जीतने के चांसेस 90% हैं, क्योंकि एक भी विकेट गिर गया लंच से पहले तो साहब मुझे पता है कि यह मैच को कंट्रोल करना मुश्किल। अब सारी जिम्मेदारी केएल राहुल और शुभमन गिल के कंधों पर ही है। इन दोनों को ही सेशन बाय सेशन प्लानिंग करके खेलना पड़ेगा। ये मत सोचे कि हमने अभी स्कोर बना लिया है, 100 कंप्लीट हो गए हैं, हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। नहीं साहब, रिस्क नहीं ले सकते आप, क्योंकि हमारा लोअर बैटिंग ऑर्डर का कुछ नहीं पता, ये 10-20 रन पर भी कोलैप्स कर सकता है। तो सारी जिम्मेदारी आपको खुद ही लेके चलनी है। कप्तान साहब, आपने डिसीजन जैसे मर्जी लिए हों, वाशिंगटन सुंदर को लेट करवाया, अंशुल कंबोज को टीम में खिलाया, चलिए वो बात की बातें हैं, इन सब के ऊपर मैच के बाद हम बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बेन स्टोक की तरह अपनी टीम को एंकर करना है और जिम्मेदारी निभानी है कि आप कप्तान हो, आपका यह फर्ज बनता है कि टीम को कैसे सेव करना है। बस मैच को ड्रॉ करवाना है आपने। 2 सेशन खेलने किसी तरीके से, 2 सेशन अगर आप खेल गए फिर हम डेंजर जोन से बाहर हो जाएंगे। अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर ही हैं।